नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और जब ये वीडियो खत्म होगा तो मेरी ये प्रॉमिस है कि आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बस एक काम कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आपने नहीं देखा, तो आप पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देख कर आइए। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण है वो थोड़ा सा आसान है। भले ही उससे बड़ा बनता है, यानी ज़्यादा टेबल बनती है, उसकी 5-6 टेबल बन जाती है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत आसानी से उसमें बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बार आपके लिए वो टॉपिक एक्सरसाइज के रूप में यूज हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए ये टॉपिक और ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और कुछ नियम भी हम यूज करेंगे जो उसमें हमने बताए थे, इसमें हम नहीं बताएंगे ना। तो आप उसको देख कर आइए, फिर यहाँ पे आइए। आपको वो वीडियो कक्षा 10 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अपने इस वीडियो की बात करते हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ना है भैया, तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलई किया हो, और फिर इसका एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। इधर अंदर की ओर इसका फोकस होगा, इसका क्या होगा, सी होगा, यानी वक्रता केंद्र होगा ना, और ये इसका पोल होगा। अब वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, दर्पण के अंदर तो कहीं भी जाके रख नहीं सकते भाई, दर्पण के सामने रखना है, तो ये चीज़ होगी अनंत। जहाँ पे ये रेड वाली लाइन खत्म हो रही है वो अनंत है। तो अब देखो, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा चलो भैया, देखो समझो कि हमने वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखा था। थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाते हुए आगे आगे आए थे ना, तो यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं? एक तो अनंत दिख रहा है, यानी हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। अच्छा, हम लिखते हैं, अपना टेबल बनाते हैं कि भाई ये जो हमारी वस्तु है, वस्तु की स्थिति, ये टेबल हमने अपनी बनाई। पहली बात तो हम वस्तु को रख सकते हैं अनंत पे, ठीक। और दूसरा कहाँ रख सकते हैं भाई? अनंत और पोल के बीच, यानी हम इसको अनंत और पोल के बीच रख सकते हैं ना, इतनी जगह पे रख सकते हैं। अब पोल पे तो रख नहीं सकते, पोल पे कैसे रखेंगे? पोल पे नहीं रखा जा सकता। तो अब दो ही पॉइंट पढ़ना है, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। अच्छा, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति भाई क्या होगी कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा याद रखो, ये तो भाई अनंत पे रखा है, इसका मतलब ये जाएगा फोकस पे, यानी ये बनेगा फोकस पर, और दर्पण के पीछे बनेगा, ध्यान रखना। अच्छा, और ये जो हमने अनंत और पोल के बीच रखा है, ये फोकस और पोल के बीच बनेगा। ठीक है, अभी मैं याद करवा दूंगा इसको, तो कोई टेंशन नहीं है। इतना समझ में आया? अब देखो, अब बात करते हैं भाई इसका स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप भाई इसका कैसा होगा? तो स्वरूप सिंपल बात है कि ये आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी होगा और सीधा, इसको याद कर लो अपना उत्तल दर्पण के लिए कि आभासी सीधा। और इसका जो आकार होगा, आकार कैसा होगा? इस वाले में वस्तु से अत्यंत छोटा। कैसा? अत्यंत छोटा, यानी बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे पॉइंट बन जाता है ना, बस उतना बड़ा सोचो। और दूसरा इसमें होगा थोड़ा सा छोटा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, जैसे ये पॉइंट है, दूसरा वाला इस तरह से। ठीक है, आसान बात है। चलो अपने टॉपिक पर चलते हैं, किरण आरेख बनाकर समझते हैं। तो सबसे पहले जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा, देखो वस्तु को अनंत पर रखने पर, भाई हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया सबसे पहले, तो अब हम पहले अपना दर्पण बनाते हैं। भाई हमने दर्पण बनाया कि कुछ इस तरह से हमारा दर्पण होगा। ये हमने अंदर कलई कर दिया। कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण। उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए, और ये इस तरह से ये हमारा फोकस हो गया, और इसके बाद ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। फिर आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। अच्छा, वस्तु को कहाँ रखा? वस्तु को अनंत पे रखा, यानी इस ब्लू वाली लाइन के बाद। अब इसके इस तरफ कहीं पे भी अनंत है, तो अनंत का मतलब, चलिए इतनी बड़ी वस्तु को हमने रख दिया इस तरह। अब भाई इससे प्रकाश की किरण गुजारते हैं, प्रकाश की किरण गुजारते हैं, तो दो प्रकाश की किरणें, प्रतिबिंब बनने का नियम होता है कि दो प्रकाश की किरणें अपने आप को किसी एक बिंदु पर काट दें, तो वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दो प्रकाश की किरणें लेकर चलते हैं, जैसे एक लेकर चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये रेड वाली,
हमेशा तीर बना दिया करिए इस तरह, और एक मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली लेकर चलते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो दर्पण से टकराने के बाद ना ये तो इस इधर लौट जाएगी, ये इस तरफ, और ये वाली इधर लौट जाएगी। क्यों भाई, अंदर थोड़ी ना चली जाएगी, क्योंकि हमने उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया है, सॉरी धसे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया है, उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया है। तो जो वास्तविक प्रकाश किरणें थी वो तो ऊपर से ही टकरा करके लौट गई, लेकिन इन्हें जाना कहाँ से था, इन्हें जाना था मुख्य फोकस से। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे 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 बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे 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 पॉइंट पॉइंट करके बढ़ा देंगे, ये इस तरह बढ़ा दिया। अब देखो इस वाली ने और इस वाली ने अपने आप को कहाँ पे काट दिया, फोकस पे। तो इसका मतलब हुआ कि फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा, चूंकि दर्पण के इस तरफ की दुनिया जो होती है वो आभासी होती है, और दर्पण के इस तरफ की जो दुनिया होती है वो वास्तविक होती है, ठीक है। तो दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब नहीं बना, दर्पण के अंदर कहीं पर बना, और हमें ऐसा लगा कि शायद ये प्रकाश की किरणें खुद को यहाँ पर अंदर कहीं पर जाकर काट देंगी। ये हमें आभास हुआ है, वास्तव में इन प्रकाश किरणों ने अपने आप को नहीं काटा, ये तो वापस लौट गई। भाई इनके बीच की दूरी देखो, ये इधर चली जा रही है, ये इधर चली जा रही है, और जितनी इनकी दूरी होगी ये बढ़ती ही जाएगी इनके बीच की दूरी ना। तो वास्तव में इन्होंने एक दूसरे को नहीं काटा, बल्कि हमें ऐसा आभास हुआ कि शायद अंदर जाकर कहीं पर ये एक दूसरे को काट देंगी, और हमने इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया तो हमने देखा कि इन्होंने जाकर फोकस पर एक दूसरे को काट दिया, काटा। तो अब देखो जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। ये तो टेबल में लिखा था ना, फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखा तो जाकर के फोकस पर बनेगा, और देखो वस्तु कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, ये इतना छोटा सा एकदम पॉइंट, एक पॉइंट इतना बड़ा, ये वस्तु के आगे क्या है, अत्यंत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो भाई यहाँ पे पहली चीज़ लिखी है, सारी चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, कि अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पे बना। कैसा बना है, आभासी है। क्यों आभासी है, क्योंकि दर्पण के इस तरफ बना है, सीधा है। भाई ये बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन ये सीधा है। जैसे हमें अवतल दर्पण के पहले वाले चित्र में नहीं पता चला था कि प्रतिबिंब उल्टा है, उसी तरह से इसमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा, सीधा भी है और वस्तु से अत्यंत छोटा है, वस्तु से अत्यंत छोटा, इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा, जब हम दर्पण के अनंत और पोल के बीच रखते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो वस्तु को अनंत और पोल के, यानी अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर सबसे पहले अपना दर्पण बनाइए। दर्पण को भाई थोड़ा सा कलई कर लीजिए इस तरह से, ये हुआ। इसका मान लेते हैं ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये इसका पोल है, और इस वस्तु को हमने यहाँ पर कहीं पर रख दिया, ठीक है। तो अब भाई यहाँ से सबसे पहले एक सीधी प्रकाश की किरण ले जाइए, इस तरह से जाएगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात अपने इस मार्ग से वापस लौट जाएगी, क्योंकि भाई दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण को हम गुजार देते हैं वक्रता, इसको गुजार दें हम कहाँ से, चलिए ध्रुव से ही गुजार देते हैं, सीधा का सीधा। ये गई इस पे, और उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई ये वापस लौट गई, ये आई और ये वापस लौट गई। इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि वास्तविक सारी की सारी वास्तविक प्रकाश की किरणें बाहर से ही लौट गई, ये भी इधर से लौट जा रही है, ये भी इधर, और जैसे जैसे ये दूर बढ़ती जाएंगी इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा अंदर देखेंगे कि भाई इसकी अंतिम इच्छा क्या थी, कि इसको कहाँ से जाना था, इसको जाना था फोकस से। तो भाई चलो हम इसको फोकस से गुजारते हैं। ये भाई चल धीरे धीरे आई आगे, और इस तरह से ये फोकस से, हमें ऐसा लगा कि ये भीतर कहीं फोकस से जाएगी, सिर्फ आभास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वाली चूँकि इसकी भी इच्छा थी कि भाई ये भी फोकस से जाए, तो ये भी इस तरह से ऐसे गुजार देंगे हम, सॉरी फोकस से नहीं, ये तो भाई
ऐसे जाएगी ना, ये इस प्रकार उतने डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक, जितने डिग्री के कोण पे आई थी। तो अब देखो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा ये। अब देखो वस्तु को ऐसे रखा था तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना है। सीधा क्या होता है, उल्टा सीधा क्या होता है भाई, ये सीधा है और इसका उल्टा क्या होगा भाई, इसको ऐसे रख दीजिए, ये इसका उल्टा होगा। अगर इसको ऐसे ही रख दें तो ये दोनों सीधा हैं और ये उल्टा है ना। तो यही बात समझिए कि ऐसे वस्तु को रखा था इस तरह और इसका प्रतिबिंब भी इस तरह बना, तो प्रतिबिंब तो सीधा बना। वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा बना, यानी वस्तु से प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा है, यानी वस्तु से छोटा है। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ प्रतिबिंब कहाँ पे बना, पोल और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब बना है पोल और फोकस के बीच। कहाँ पे, जब हमने रखा अनंत और पोल के बीच, तो प्रतिबिंब बना पोल और फोकस के बीच। अच्छा, दर्पण के इस तरफ की दुनिया आभासी और दर्पण के इस तरफ की दुनिया वास्तविक। तो भाई कैसा बना है प्रतिबिंब, आभासी, और क्या है, छोटा है, और क्या है भाई, सीधा है। तो इतनी बात समझ में आई, बस इतनी सी, इतना ही पढ़ना था, 2 पॉइंट पढ़ लिए, खत्म हो गया सारा का सारा। एक्सरसाइज कर लेना एक बार। अब हम इनके उपयोग देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखो भैया, अवतल दर्पण के उपयोग, सबसे पहले थोड़ा सा हम पिछली क्लास में चलते हैं ताकि हमारे लिए ये टॉपिक आसान हो जाए। जब हमने वस्तु को इस तरह से, जब हमने अवतल दर्पण में वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा था इस तरह से, तो इसका जो प्रतिबिंब था, ये प्रकाश की किरण इधर से लौट गई थी और ये वाली इधर से लौट गई थी, और इनका जो प्रतिबिंब था, बस बता रहा हूँ दिखाने के लिए। ये देखो वस्तु छोटी थी तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बना था। अच्छे से देखना हो तो जाके पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना, ये सिर्फ रफ कार्य है। ये वस्तु रखी है और ये इसका प्रतिबिंब बना है, बस सिंपल बात इतनी याद रखनी है कि वस्तु छोटी है और उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा बना है, ठीक है। यानी जब ऐसा काम हमें आ जाए, आप तल दर्पण का यूज वहाँ करते हैं जब हमें कोई ऐसा काम आ जाए कि हमें कोई छोटी वस्तु बड़ी करके देखनी हो। आसान बात है। तो सबसे पहले समझते हैं कि छोटा करके, मतलब छोटी वस्तु को बड़ा करके कहाँ पे देखा जाता है, कोई ऐसा काम तो होगा। देखो सबसे पहले ना, जो हम दाढ़ी बनाते हैं, हम लोग अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो जो दाढ़ी बनाने वाला कांच होता है वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसको लिख देता हूँ पहली बात। अच्छा, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लोग दांत बनाते हैं, जो लोग डॉक्टर होते हैं वो दांत का इलाज करते हैं, आँख का इलाज करते हैं, नाक का इलाज करते हैं, गले का इलाज करते हैं। तो हमारे शरीर के जैसे दांत, आँख, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे पॉइंट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत छोटा दिखने के कारण डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर पाते। तो भाई वस्तु को, छोटी चीज़ को बड़ा कर दे, ऐसा काम किसके पास होता है, ये अवतल दर्पण के पास होता है। यानी छोटी वस्तु को प्रतिबिंब जो बनाए वो बड़ा बना दे। तो इसका मतलब डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, आँख, नाक और दांत का इलाज करने में, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखो, आपने हेडलाइट देखी है गाड़ी की हेडलाइट देखिए, उसका जो बल्ब होता है वो छोटा सा होता है। घर पे बाइक तो होगी ही ना, तो वहाँ पे जाके देखिएगा बल्ब तो छोटा सा होता है बेचारा, और रात को जब जलाते हैं ना तो वो बहुत दूर तक प्रकाश देता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक अवतल दर्पण लगा होता है जो उसके प्रकाश को ना चारों ओर खूब दूर तक बिखेर देता है। तो इसका मतलब गाड़ी की हेड लाइट में भी इसका यूज करते हैं, लाइट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे आप अपने हिसाब से, जैसे आपको याद हो जाए उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग तो बड़ा आसान है भाई। एक तो समझो कि जैसे हम बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो कार में एक आईना लगा होता है जो हमें पीछे की चीज़ें दिखाता है कि भाई हमारे पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, यानी बैक मिरर, जिसमें हम पीछे देखते हैं, बिना पीछे घूमे हम उस आईने में देखकर पता कर लेते हैं कि भाई जैसे बाइक होती है, ये जैसे बाइक की हैंडल हो गई, तो इसके यहाँ पे और इस तरफ ये 2 मिरर लगे होते हैं और इन मिरर की सहायता से हैंडल पर ही लगे होते हैं ना, और कार के ऊपर लगा होता है
जहाँ पे ड्राइवर बैठता है वहाँ पे ऐसे ऊपर लगा होता है। तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि भाई पीछे कोई हमारे आ रहा है ना, तो ये वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, इतना छोटा सा क्यों लगाते हैं भाई? आदमी तो बड़ा सा होगा ना, इतना बड़ा, कम से कम 5 फुट 6 फुट का आदमी होगा और उसको देख सकते हैं आराम से छोटे वाले दर्पण में, इसलिए ये छोटे दर्पण का प्रयोग करते हैं। पूरा पूरा मोटा मोटा याद रखिए, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, कि भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बैक मिरर के रूप में करते हैं। लिख देते हैं इसको कि उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, जैसे आप एटीएम में जाएं कभी, तो किसी एटीएम में आपको पीछे देखने के लिए एक दर्पण भी लगा होता है, जिससे आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सकें, या फिर जैसे आपको पता चल जाए कि भाई हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमें अपना पिन यहाँ पे एंटर करना है कि नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए एटीएम में भी इसका प्रयोग होता है, एटीएम में भी प्रयोग होता है। ठीक है, ताकि आप पीछे देख सकें अपने। आसान बात है। अब आगे चलते हैं गोली दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह प्रॉपर्टी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम समझेंगे कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी ये क्या होता है भाई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये ग्राफ बनाना तो सीखा ही होगा आप लोगों ने, कि भाई ये एक्स अक्ष होता है, ये डैश होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश होता है। जैसे अगर इधर जाते हैं तो ये +1, ये +2, और इधर आते हैं तो -1, ये -2। नीचे की ओर जाते हैं, अगर नीचे की ओर जाते हैं तो -1, -2, ऊपर की ओर जाते हैं तो +1, ये +2, यानी दाईं ओर और ऊपर की ओर प्लस, बाईं ओर और नीचे की ओर माइनस होता है। अब समझना थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओ। तो अब समझना, ये जैसे इसका पॉइंट ओ है और इसी ओ पर हमने ला कर के एक वस्तु यानी दर्पण को रख दिया, कोई भी दर्पण हो, उत्तल अवतल हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, दर्पण को रख दिया कहाँ पे, पी, यानी जो ध्रुव था उसका, उसको लाके हमने ओ पर रख दिया। आसान बात है, इतना कुछ नहीं किया बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब अगर कोई वस्तु यहाँ पर इस तरह से रखी जाए और इसकी लंबाई हो 3 मीटर, तो अब भाई देखो ये ऊपर की ओर जा रही है ना, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, प्लस। तो अब ऊपर की ओर है तो इसको हम लिखेंगे +3 मीटर। ठीक है, और यही वस्तु अगर नीचे की ओर रख दी जाए 3 मीटर, तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे की ओर क्या होता है, ये देखो नीचे की ओर माइनस, तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे -3 मीटर। आसान बात है। कोई वस्तु इस तरह से रखी हो इधर यहाँ पे, और इसकी लंबाई हो 2 मीटर, तो बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर देखो इस तरफ क्या होता है, माइनस का, तो हम लिखेंगे -2 मीटर। अगर कोई वस्तु इस तरफ रखी हो इधर, तो भाई हम ये हो 2 मीटर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, राइट साइड में क्या होता है, प्लस, तो हम इसे लिखेंगे +2 मीटर। आसान बात है, हर बार के लिए समझ लीजिए कि ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब प्लस होता है ऊपर की ओर वाई अक्ष, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर। नीचे की ओर आ रही है तो माइनस होता है 3 मीटर, तो हम इसको लिखेंगे -3 मीटर। इधर रखी है तो भाई बाईं ओर तो होता है, यानी मुख्य सॉरी जो ओ पॉइंट ओ यानी मूल बिंदु होता है, उसके बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर प्लस होता है। तो बाईं ओर का -2 मीटर, ये 2 मीटर माइनस में होगा, और दाईं ओर का जो 2 मीटर है वो 2 मीटर प्लस में होगा। आसान बात है। अब देखो, इसको दर्पण में थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने। देखो भाई, ये पद मतलब क्या क्या चीज़ हमें पता करनी है। ये होता है उत्तल दर्पण, ये होता है अवतल दर्पण, ये वाला उत्तल है, ये वाला अवतल है। अब देखो, जैसे सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि फोकस दूरी। भाई ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। आगे मैं आपको F = R/2 सिद्ध कराने वाला हूँ इसके बाद वाले वीडियो में, इसलिए इसको समझा रहा हूँ। अब देखो, ये भाई उत्तल है, उत्तल, ये अवतल। इमेजिन करो कि भाई ये जहाँ पे रखा है ये तो मूल बिंदु है O, ये कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें पता करनी है। फोकस दूरी क्या होती है भाई, P से F तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। तो देखो, ये किस ओर है, दाईं ओर है ना, दाईं ओर, ये इस तरह से, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। तो ये देखो, ये किस ओर है, दाईं ओर है।
दर्पण के दाईं ओर, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। अब संख्या भाई उसकी लिख सकते हैं कि प्लस का 2, 3, 4, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अभी सिर्फ इतना देखना है कि जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी। अच्छा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये तो पॉइंट है O, O, और देखो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये देखो इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ, और इस तरफ आने के लिए भाई क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या होता है, बाईं ओर आएंगे तो माइनस, तो ये चीज़ हो जाएगी ऋणात्मक। आसान बात है, फोकस दूरी हो गई। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या। देखो ये कौन सा दर्पण, देखो दोनों के अंदर ही कलई कर दिया है, ये वाला इसके इधर कलई होगा भैया, तब अवतल दर्पण बनेगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इस चीज को। अब वक्रता त्रिज्या यानी कि ये वाला पॉइंट सी से लेकर के पी तक के बीच की दूरी, ये गोले की त्रिज्या यानी गोली दर्पण का यानी कटा हुआ भाग, जिस, देखिए ये दर्पण का कटा हुआ भाग, इस तरह से कह सकते हैं इसको कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या तो यही होगी ना, सी से पी तक की दूरी। अब ये भाई हमारा अवतल दर्पण, पहले उत्तल देखते हैं, तो सी से पी तक की दूरी ये है ना, यही तो है कि दूसरी है, तो भाई ये है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। तो राइट साइड में आ रहे हैं ना, क्योंकि 0.0 यानी ओ पर तो हमने इसको रखा है, तो राइट साइड में आ रहे हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, धनात्मक ना, क्योंकि ये अंदर हो रहा है, अंदर की तरफ है, दाईं ओर है। अच्छा, इसके लिए ये देखो बाईं ओर है और हमने O, O पर रखा है वस्तु को, तो इसका मतलब ये बाईं ओर आना पड़ेगा, और बाईं ओर आना पड़ेगा तो माइनस की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि बाईं ओर माइनस होता है, तो हम इसको रख सकते हैं भाई, ये वाला होगा ऋणात्मक। आसान बात है, वक्रता त्रिज्या भी हो गई। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, देखो वस्तु को तो हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे, यानी इधर रख दिया ये और इधर रख दिया ये, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी इधर आ गए, तो इसका मतलब भाई ये हुआ कि जो हमारा क्या कहते हैं वस्तु की दूरी होगी, ये हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ, तो इसका मतलब होगा कि भाई जो वस्तु की दूरी है वो कैसी होगी, ऋणात्मक। चित्र भी थोड़ा सा उल्टा है, इसको ऐसे होना चाहिए था और इसको हमें यहाँ पे कलई करना चाहिए था, कोई बात नहीं, जाने दो, आप सब समझो, बस आप सिर्फ समझो, बाद में हम न्यूमेरिकल करते वक्त सब चीज़ हर एकदम आसान से समझ लेंगे, क्योंकि ये तो अभी रफ कार्य है। तो हमने वस्तु को दर्पण के सामने रखना है, तो दर्पण के सामने रखेंगे, तो इसका मतलब भाई ये है कि ये सामने रखा तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा और इस तरफ आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये इस तरफ जब आए तो ये तो माइनस में होता है, क्योंकि बाईं ओर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। और इसके लिए देखो, इसके लिए भी तो इधर ही आना पड़ेगा भाई, कहीं दूसरी तरफ जाना थोड़ी पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, सामने ही रखेंगे, तो ये भी होगा ऋणात्मक, यानी दोनों के लिए ऋणात्मक। मोटी मोटी बात याद कर लीजिएगा कि वस्तु की दूरी दोनों के लिए ऋणात्मक होती है। एक ये पॉइंट, अभी एक पॉइंट और कहूँगा, ठीक है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें तो बनता ही नहीं वास्तविक, तो इसको छोड़ देंगे भाई, इसमें लागू ही नहीं होता, ये खत्म। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता, सब आभासी बनते हैं, हमने आभासी अभी तक पढ़ा है ना, तो कहीं पे बनते होंगे, हमने तो अभी आभासी पढ़ा है भाई, 2 पढ़े, दोनों आभासी थे। और ये इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश की किरण जाती है, टकरा करके वापस लौट आती है, और यहाँ पर भी जाती है तो टकरा के वापस लौट आती है। वास्तविक प्रतिबिंब तभी होगा जब दर्पण के इस तरफ बनेगा, क्योंकि दर्पण के इस तरफ की दुनिया आभासी होती है ना, तो इस तरफ बाईं ओर क्या होता है, माइनस, तो होगा क्या, ऋणात्मक। सारी चीज़ें लिख लेनी, वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी,
आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब है कि दर्पण के इस तरफ बने। किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि सामने की दुनिया वास्तविक होती है और दर्पण के पीछे की दुनिया आभासी होती है। और इस तरफ बनने का मतलब है कि दोनों दर्पणों में हमें पीछे जाना होगा। पीछे जाने का मतलब दाईं ओर जाना होगा। दाईं ओर जाना है तो प्लस होता है, तो इसके लिए भी धनात्मक और इसके लिए भी धनात्मक। ठीक, इसको कहीं पे टेबल बना के लिख लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब जो होगा, आभासी प्रतिबिंब की दूरी दोनों के लिए धनात्मक होगी। इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक सारी चीज़ों का यूज होगा। प्रतिबिंब की लंबाई, अब वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। खत्म, इसमें लागू ही नहीं होता। सीधा लिख दीजिए लागू नहीं होता। बाद में न्यूमेरिकल करते वक्त समझेंगे इसको और अच्छे से। लागू नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए लागू नहीं, क्योंकि बनता ही नहीं वास्तविक, हमने देखा ही नहीं कहीं पे वास्तविक। अच्छा, इसमें वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है तो किस ओर बनता है? सारे सामने ही बनेंगे तभी तो वास्तविक होंगे, और जब सामने बनेंगे तो इस तरफ बनेंगे, और इस तरफ क्या होता है? माइनस, तो ये होगा ऋणात्मक। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब, ये तो फिर अब आप अपने हिसाब से समझिए कि आभासी है तो दर्पण के उस तरफ बनेगा। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, अब भाई बनेगा किस तरफ? आभासी है तो दर्पण के पीछे जाके बनना होगा, यानी राइट साइड में इस तरफ, और इस तरफ क्या होता है? प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी धनात्मक, और इसमें भी एक बन जाता है, सबसे लास्ट वाला का हमने बनाया था, तो इसका मतलब ये भी होगा धनात्मक। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है? अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, फिर हम अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। अब अगले वीडियो में हम सिद्ध करेंगे यह बराबर r/2, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर अवश्य शेयर किया करिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।